चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। आपको मेरी क्लास दिख रही है राइट? जल्दी से थम्स अप दी दीजिए। ओके, ठीक है। जो बच्चे ये रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप हमारा लेक्चर्स 7 o'clock अटेंड कर सकते हैं सिविल हिंदी पीडिया चैनल पे जाके। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें और हमारा टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें। 7 बजे हमारी फ्री डेमो सेशंस होती हैं, आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रीफली मैं आपको एक बार फटाफट कोर्स के बारे में भी बता देती हूँ कि हमारा कोर्स कैसे रन करता है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 कोर इंग्लिश स्किल्स। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फटाफट जो हमारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, उनको बता दूं कि हमारा कोर्स कैसे रन करता है। तो सिविल हिंदी पीडिया का एक्शन प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं? ऑफ कोर्स यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स। Comprehension, logical reasoning and analytical ability, basic numeracy, English language, interpersonal communication, इन सब पे काम किया जाता है, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स इंटरव्यू में भी बैठना है राइट। ऐसे पेपर आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे आप थोड़ा अपने ऐसे को एनहांस कर सकते हैं। इस क्लास में हम सारा नहीं कवर कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी न्यूआंसेस डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने ऐसे को बेहतर बना सकते हैं। इंडियन लैंग्वेज और सिविल मीडिया के हमारे बैचेस, करंट अफेयर्स 360 डेज बाय निहारिका मैम, जो कि मई 2025 से दिसंबर 2025 तक है। इसकी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। जून टू नवंबर 2025 जीएस और सी सेट का बैच। जून 2025 से मई 2026 अगेन जीएस एंड सी सेट का बैच रन कर रहा है। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, आपके अगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और इनको उनको इंटरेस्ट है यूपीएससी में, तो हम एक यूपीएससी स्कूल बैच ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम 1 जून। तो ज़रूर एक बार आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि हमारे 4 स्किल्स होते हैं राइट, LSRW। कौन कौन से 4 स्किल्स होते हैं ये? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अच्छा, इनमें से 2 स्किल्स जो हमारे होते हैं उनको हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, आउटपुट। क्योंकि आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कुछ आपको आउटपुट दे रही हूँ, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं चल रही है, मैं अपने विचार आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ राइट। तो मैं कुछ आउटपुट दे रही हूँ, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्पीकिंग। जब आप लिखते हैं, जैसे अगर मैं अपना नाम लिख रही हूँ, तो ये भी एक तरीके का आउटपुट है, मैं वर्ड्स में अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। तो हमारे कौन से 2 प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं? स्पीकिंग और राइटिंग। रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं जो हम प्रोसेस करते हैं राइट। आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, लिसन कर रहे हो राइट। और साथ साथ जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको रीड कर रहे हो। अगेन इट हैज टू डू विथ योर प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, वो प्रोसेसिंग करता रहता है, फिर आपको आउटपुट देता है राइट, देता है ना। वैसे ही लिसनिंग और रीडिंग हमारे रिसेप्टिव स्किल्स हैं, ये हमारी प्रोसेसिंग स्किल्स हैं। इन स्किल्स को यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स को यूज करते हैं। जैसे स्पीकिंग और राइटिंग, हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं अपने आइडियाज आप लोगों के सामने व्यक्त कर रही हूँ यूजिंग दीज प्रोडक्टिव स्किल्स, दैट इज स्पीकिंग राइट। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को दिमाग में रखते हुए। हमारा सोल मेन पर्पस ये है कि हम इंग्लिश को अपनी अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंग्लिश को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कैसे बना सकते हैं राइट। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिसनिंग स्किल्स को हम बेटर कर सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं जो आप अपने डे टू डे रूटीन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी लिसनिंग स्किल्स और बेहतर बन सके। ठीक है, तो मुझे बताओ आप लोगों के इंटरेस्ट क्या है। मैंने क्या लिखा? इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स।
कैसे कर सकते हो बताओ? मुझे तो पहले ये बताओ, आप लोगों का इंटरेस्ट किस में? व्हाट इंटरेस्ट्स यू? आपकी हॉबीज क्या है? चलिए, पोइट्री, सुरुचि कह रही है पोइट्री, ओके। मूवी, सिंगिंग, सॉन्ग्स, राइटिंग, वाओ। सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, ड्राइंग करते हैं, एनिमे, लिसनिंग, रीडिंग, सॉन्ग, क्राफ्टिंग। ठीक है, तो आप सबको पता है कि आपके कोई ना कोई इंटरेस्ट एरिया है, आपके दिमाग में फीड है कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, इस पे मैं, ये मेरे को हॉबीज की तरह लगता है, ये मेरा पैशन है जो मैं फ्री टाइम पे करता हूँ, इसमें मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, इसमें मेरा थोड़ी इंक्लिनेशन है, राइट? तो क्यों ना हम इसी इंटरेस्ट को अपने लिसनिंग स्किल बना के यूज कर सकें। मैं अभी बताती हूँ कैसे, राइट? देखो, आपको पहले क्या करना है, कभी अभी मुझे बच्चे बोल रहे थे कि हमें रीडिंग करने का शौक है, कोई कह रहा था हमें सिंगिंग का शौक है, कोई कह रहा था रीडिंग एंड क्राफ्टिंग का है, स्पीकिंग का शौक है, कॉमेडी का शौक है, राइट? तो क्यों ना हम उससे रिलेटेड ही कोई वीडियो या पॉडकास्ट देख लें, राइट? हम देख सकते हैं ना, बट इन इंग्लिश। ये तो आपका इंटरेस्ट का एरिया भी है ना, आपने अभी मुझे बताया आप लोगों के ये इंटरेस्ट हैं, तो क्या हम इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई पॉडकास्ट नहीं देख सकते हैं? ऑफ कोर्स देख सकते हैं। एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, मे बी इट कैन बी अ टेड टॉक, मे बी इट कैन बी anything related to news, maybe it you are interested in sports, maybe you are interested in buying new cars, so you can read an article on new on buying a new car, like, तो कुछ भी जो आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है उससे रिलेटेड कुछ सुनिए, राइट? अब मैं बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। रीजन ये होता है कि जब हम कोई भी टॉपिक जो हमारा इंटरेस्ट का है उससे रिलेटेड वोकैबुलरी दिमाग में हमारे ऑलरेडी होती है, राइट? अब सिंगिंग से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सिंगर्स होंगे जो आपको इंटरेस्ट करते होंगे, उनको सुनना आपको पसंद है, आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई ना कोई फिक्स वोकैबुलरी है उन रिलेटेड वर्ड्स को। तो जब आप कुछ रिलेटेड चीजें उससे रिलेटेड पढ़ते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते हो, तो आपका जो दिमाग है ना वो इमीडिएटली प्रोसेस कर लेता है और वो कनेक्ट कर लेता है डॉट्स को, राइट? तो ये मेन पर्पस होता है कि अगर हम अपना इंटरेस्ट को लिसनिंग की तरह यूज करके अपनी लिसनिंग एबिलिटी को एनहांस कर पाए, राइट? आई यूज टू वॉच क्रिकेट विद इंग्लिश कमेंट्री, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ वोकैबुलरी रिलेटेड टू क्रिकेट है, तो जब आप सुनेंगे तो आपकी वोकैबुलरी और एनहांस होगी, आपके दिमाग एकदम से कनेक्शन ड्रॉ कर पाएगा, राइट? लेकिन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, मेन बात ये है कि आपको इंटरेस्ट की चीजें देखनी है, अदरवाइज हो सकता है कि आप एक दो दिन उस चीज को फॉलो करेंगे और तीसरे दिन आप कहेंगे कि यार ये मैं नहीं सुन सकता, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, राइट? तो अच्छा, अब आपको क्या करना है, जो जैसे अगर हम कुछ सुन रहे हैं, राइट? मान लेते हैं कि आई एम लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट और आई एम वॉचिंग अ मूवी, चांसेस होंगे कि कुछ कुछ टाइम पे मुझे चीजें नहीं समझ में आएंगी, राइट? मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट, हो सकता है मुझे उनकी चीजें नहीं समझ में आए, कुछ कुछ वर्ड्स जो मुझे क्लियर नहीं हो। आपको क्या करना है, ये बात पे ध्यान दें और इस चीज का नोट्स आप बना लो, ताकि आप इस चीज को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करो, राइट? बिकॉज ये सारी स्ट्रैटेजीज अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो चांसेस हैं कि यू विल एंड अप फॉरगेटिंग, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको सुनना है, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है उनके टाइम स्टैम्प्स लिखने हैं। जैसे हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कई बार लोग कमेंट कर देते हैं कि 1:5 पे इसकी बात हुई है, 2:56 पे इसकी बात हुई है, राइट? 4:11 पे इसकी बात हुई है, देखा है आप सबने ये? तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको उसका टाइम स्टैम्प बना लेना है कि ये पार्ट्स है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैंने इसके टाइम स्टैम्प्स लिख लिए हैं। बस सिर्फ फर्स्ट सेकेंड स्टेज पे आपको सिर्फ इतना ही करना है। जॉटिंग डाउन क्विक नोट्स इज गुड बिकॉज इट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम लिसनिंग टू द रिमाइंडर ऑफ प्रोग्राम। कई बार ऐसा होता है ना कि यार हम किसी चीज पे अड़ जाते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं नहीं यार ये नहीं करना है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये नहीं करना है आपको। ये आपको सिर्फ टाइम स्टैम्प्स लिखना है और प्रोग्राम को सुनते जाना है आगे, ठीक है? अब मुझे बताओ जॉटिंग डाउन का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, बताइए। चलो थोड़ी सी वो कैप भी हो जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब? Oh, I mean jotting down, sorry, which is a phrasal verb.
करेक्ट। मीनाक्षी और गगन कह रहे हैं जॉटिंग डाउन का मतलब होता है लिखते जाना, जॉट डाउन करना मतलब लिख लो फटाफट, क्विक नोट्स बना लो। अच्छा पूरे पूरे अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम स्टैम्प्स लिखना है। अभी थर्ड स्टेज पे मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। अब आपने टाइम स्टैम्प्स लिख लिए, आपने पूरा प्रोग्राम एक बार लिसन भी कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या कहना है, जो जो टाइम स्टैम्प्स पे आपको वर्ड्स नहीं समझ में आए ना, आपको उस टाइम स्टैम्प पे दोबारा जाना है और दोबारा वर्ड सुनना है और गेस करना है कि स्पीकर क्या कह रहा है। थोड़ा ध्यान लगाना है, पे अटेंशन एंड फोकस हियर। यहाँ पे आपको अपना अटेंशन देना है और फोकस देना है, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आया 1.5 पे ना ऑथर कुछ प्री रिक्विजिट की बात, मतलब ऐसा कुछ वर्ड कह रहा है प्री रिक्विजिट। अब मुझे स्पेलिंग तो समझ में नहीं आ रही है, मैंने रफली स्केच कर लिया है, मैंने ये वर्ड्स ऐसे लिख दिए हैं। अब 256 पे वो कह रहा है ऑन क्लैड नाइफ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है कुछ क्लैड क्लाउड कुछ ऐसा ऐसा कह रहा है, नाइट या नाइफ पता नहीं, बस ऐसी कुछ बोल रहा है। तो रैंडमली आपको गेस करना है थोड़ा क्लोज बाय लेके कि क्या रहा है, ठीक है। 411 पे कह रहा है बैक ऑन द डे, ठीक है, तो आप लिख लो, पता नहीं अब समझ तो आ नहीं है लेकिन गेस करना है बेसिकली। और 734 पे हमने लिख लिया कॉल फीवर। अब कॉल फीवर आप सोच रहे होगे कॉल फीवर फीवर बुखार को कॉल करें, नहीं, गेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। चले फिर, अभी तक कोई डाउट, अभी तक समझ में आ गया ना कि कैसे करना है लिसनिंग एंड आंसर। चलो फिर आगे सीखते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको फिगर आउट करना है कॉन्टेक्स्ट। याद है कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था, जब भी हम वोकैब को समझते हैं, हम वोकैब को कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि उससे पहले क्या बात हुई है, उसके बाद में क्या बात हो रही है और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात क्या हो रही है। इसका रीजन क्या है, अगेन ये दिस विल हेल्प योर ब्रेन स्टार्ट टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू मिस्ड। कॉन्टेक्स्ट से ही आपको पता चल पाएगा कि बात हो किस चीज की रही है। याद है हमने एक वर्ड लिखा था अभी पीछे, एक फ्रेज लिखा था बैक ऑन द डे, राइट। तो अब 4:11 पे ये एक फ्रेज आया, ठीक है, बैक ऑन द डे 4:11 पे आया था। अब मैं क्या करूंगी, कॉन्टेक्स्ट समझूंगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये फ्रेज यूज हुआ है, उसके आसपास बात किस चीज की चल रही है। अब मैं उससे थोड़ा पोर्शन पीछे सुनूंगी और थोड़ा पोर्शन उसके बाद में सुनूंगी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दिस फ्रेज मींस बैक ऑन द डे, ठीक है। मान लेते हैं 3 मिनट 30 सेकंड से लेके 4 मिनट 10 सेकंड तक इसकी बात हो रही है। इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल टुडे, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और फिर वो कंपेयर कर रहा है नई टेक्नोलॉजी को ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। 4:11 के बाद क्या बात हो रही है, अब मैं वो वाली बात सुनती हूँ, ठीक है। तो 4 मिनट 15 सेकंड से लेके 5 मिनट तक क्या बात हो रही है, जो स्पीकर है वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज की बात कर रहा है, ही और शी इज बीइंग नॉस्टैल्जिक है। अच्छा नॉस्टैल्जिक का मतलब बताओ, नॉस्टैल्जिया हो रहा है उसको, वो याद कर रहा है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज। फटाफट क्विकली, आभास बचपन की बातें। निकी क्योंकि सबको समझ में आना जरूरी है, राइट, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन हिंदी एज वेल, राइट। तो नोस्टैल्जिया का मतलब ये होता है व्हेन यू रिमेंबर योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब वो जैसे भी हो सकता है लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस, करेक्ट, बचपन की यादें। नोस्टैल्जिया मतलब रिमेम्बरिंग समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे क्या स्पीकर कह रहे हैं, हियर द स्पीकर इज सेइंग यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो आप कुछ आर यू एबल टू मेक अ कनेक्शन इन दो चीजों के बीच में, जो 4:11 से पहले बात हो रही है ना, आफ्टर आफ्टर 4:11 जो बात हो रही है, आर यू एबल टू मेक दैट कनेक्शन, क्विकली मेक अ गेस कि बैक ऑन द डे का मतलब क्या हो सकता है। करेक्ट। मीनाक्षी सेज पुराने दिनों की बात, ओके, गिनिका ऑल्सो सेज पुराने दिनों की बात, उन दिनों की बातें, पुराने दिन, करेक्ट। सो बैक ऑन द डे मीन्स रिमेम्बरिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, बैक ऑन द डे। सो अब समझ में आया हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग vocabulary in context, right, return to the previous day or whatever it can be,
प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, बैक इन द डे, मतलब उन दिनों में मैं ऐसे किया करती थी, उन दिनों में मैं बहुत गाने गाया करती थी, उन दिनों में मैं बहुत लिखती थी, राइट? ओके, ओके। अब अभी आपको क्या करना है, अब आपने पकड़ लिया कि यहाँ पे जो बात हो रही थी वो बैक इन द डे की बात हो रही थी, तो आपने वो एग्जैक्ट फ्रेज पकड़ लिया, ठीक है? फिफ्थ टाइम, लास्ट टाइम आपको क्या करना है, यू हैव टू विजिट अगेन दोस टाइम स्टैम्प्स और यू हैव टू लिसन टू दीज वर्ड्स अगेन. Now why I'm saying you to listen these words again, because this will give you the sense of confidence कि जो आपने सुना है वो ठीक सुना है and whatever you have learned is correct, right? So last time, one more time, you have to make sure that you revisit those timestamps again, listen to those words again, so that you are confident that whatever you have listened to is correct and you are able to recognize it correctly. Okay, so this is one of the strategies that I have discussed to enhance your listening. There are many more strategies, but since we have less time, we'll be discussing it in brief. Okay, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, उसके ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, विच इज एक्चुअली स्पीकिंग स्किल्स. तो अब हमने डिस्कस कर लिया लिसनिंग स्किल्स के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल्स के बारे में. एंड मेरे पास यूजली बच्चे आते हैं जिससे कि मैम हमारे पास ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, हम सोच भी पाते हैं, लेकिन हम जब बोलने की बात आती है तो या तो हमें स्टेज फ्राइट हो जाता है, या फिर हमें नर्वसनेस हो जाती है, या फिर हमें एंजाइटी हो जाती है. You all must have experienced this in some point of time in your life, right? सबके साथ होता है ये. तो कैसे, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एनेक्डोट लिया है, चलो मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेक्डोट. राइट, आई नो, सबके साथ होता है कि हम जब बोलने का टाइम आता है तो वी फील अ सेंस ऑफ एंजाइटी एंड नर्वसनेस. करेक्ट, विभा सेज शॉर्ट स्टोरीज, शुभम सेज शॉर्ट स्टोरीज. तो एनेक्डोट क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज अबाउट आवर पर्सनल लाइफ, राइट? सो इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ, जो स्टोरीज हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, राइट? सो एज यू कैन सी यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, ओके, दे आर गोइंग फॉर अ ड्राइव. तो इसमें से एक फ्रेंड वो कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दे, आई नीड टू, मुझे यहाँ पे छोड़ दे, ठीक है? अब उस द स्पीकर, वो वहाँ का स्पीकर है, फॉरेन स्पीकर है, मतलब नेटिव स्पीकर है, ही इज अ इंग्लिश स्पीकर, और आप जो हो, आप नेटिव स्पीकर नहीं हो, आप इंडिया से सपोजली गए हुए हो, ठीक है? आप उसको कहना चाह रहे हो कि भाई तू मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दे. अब वो क्या कह रहा है, उसको बोलना चाहिए लोअर योर स्पीड, वो कह रहा है डिक्रीज मी देयर, ठीक है? तो डू यू थिंक दैट द अदर पर्सन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यू आर सेइंग टू द अदर पर्सन डिक्रीज मी देयर, डिक्रीज कर दे भाई, तू मुझे नीचे ले जा, रादर देन सेइंग लोअर योर स्पीड, ठीक है? देन यू विश टू से ड्रॉप मी ऑफ हियर, कि मुझे तू यहाँ पे छोड़ दे, अब मेरे डेस्टिनेशन आ गई, ड्रॉप मी ऑफ हियर. रादर देन सेइंग दैट यू आर सेइंग लीव मी अलोन, भाई तू मुझे अकेला छोड़ दे. तो ये कितने कॉन्ट्रडिक्टरी है, राइट? तो अगर आप अपने वर्ड्स को ठीक से लैंग्वेज में कन्वे नहीं कर पा रहे हो एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी और ग्रामर के साथ, चांसेस आर दैट अदर पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड यू. वो भी ट्रायल और एरर लगाता रहेगा कि भाई कहना क्या चाह रहे, डिक्रीज में देर, कहाँ किसको कम कर दूं भाई, राइट? सो यू लीव मी अलोन, ऑफ कोर्स, राइट? सो ये यही यही लैंग्वेज है. अगर हम लैंग्वेज को ठीक से यूज नहीं करेंगे तो इट कैन बी फनी एट टाइम्स. दिस इज, यू नो, दिस इज द फन ऑफ लैंग्वेज. चलो, अच्छा, तो अब कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट? मैं एक तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो मैं खुद से कर रही होती हूँ, राइट? हम खुद से भी दिन भर बातें करते हैं, हमारे दिमाग चल रहा होता है, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, यार आज ये वाला पोर्शन पेंडिंग रह गया, आज ये वाला काम पेंडिंग रह गया, हम सोच रहे होते हैं, राइट? तो वो एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, इंट्रा, INTRA. एक होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है, राइट? तो अब हम समझते हैं एक टेबल टेनिस गेम के साथ, ठीक है? अब ये दो प्लेयर हैं, ठीक है, ये टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो टेबल टेनिस खेलने के लिए दो प्लेयर्स तो चाहिए ना.
वैसे ही अगर आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना है, मतलब अगर आपको किसी के साथ बोल के कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए 2 पर्सन्स या 2 से ज्यादा पर्सन्स चाहिए ही है। अच्छा, अगर आप सिर्फ टेबल टेनिस पे सेट पे खड़े हुए हो और अगर आपके पास रैकेट और बॉल नहीं है, तो क्या आप उस गेम को खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे ना। जाहिर सी बात है भाई, टेबल टेनिस पे खड़े हो, यू डोंट हैव अ रैकेट और अ बॉल टू प्ले विद, देन हाउ विल you play? You won't be able to play. Similarly, to communicate, in order to deliver your words effectively to the other person, you need two very important skills. That they are grammar and vocabulary. So you use the racket, you use the grammar to shoot the vocabulary, right? You use the appropriate sentences to shoot words. This is what table tennis is all about, right? Therefore, what is the basis of good speaking? It is actually using grammar plus vocabulary. यही है ना स्पीकिंग, कि आपके पास ग्रामर भी है एंड आपके पास शब्द भी है कि आप उसको ठीक से कन्वे कर पा रहे हो। मान लेते हैं आपके पास वोकैबुलरी है और ग्रामर नहीं है, तो आप ऐसी आइसोलेशन में वर्ड्स यूज करोगे। बेदिंग, डांसिंग, स्विमिंग, क्या इसका तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है ना। आई वेंट फॉर अ स्विम yesterday, दिस इज मेकिंग सेंस, right? So you have to make sure that you shoot ball with the racket, meaning thereby you shoot your vocabulary with right kind of grammar. Any doubts up until now? Yes, दोनों बहुत important है, एक भी नहीं हुआ। So you will be suffering at one point or the other, maybe you will end up falling short of words. Okay, चलिए। नाउ जैसे कि मैंने, अब मान लेते हैं कि आपके पास ग्रामर भी है और आपके पास वोकैबुलरी भी है, डू यू स्टिल थिंक यू विल बी गुड स्पीकर? आप सब ग्रामर और वोकैबुलरी लर्न करते हैं, मैं भी लर्न करती हूँ, बट क्या हम उनके उसी के बेसिस पे गुड स्पीकर बन सकते हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या, मान लेते हैं कि वो जो टेबल टेनिस खेलने वाले दो बच्चे थे, दे हैव द रैकेट एंड देन दे हैव अ बॉल, but then they do not know the rules of the table tennis, they won't be able to play, right? Same is the case with speaking. If you know the grammar and vocabulary, this does not mean that you know how to speak. This does not mean that you know how to deliver your content well. This does not mean that you are able to deliver your ideas well, right? तो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं स्पीकिंग के रूल्स। दीज आर रूल्स रिलेटेड टू थ्योरी, मतलब ये आपको थ्योरी में पता होने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट theoretical rules over here, ठीक है? Now somebody asks you how are you or from what place are you? See, आपको सिर्फ इतना नहीं बोलना है आई एम फ्रॉम करनाल हरियाणा, इतना नहीं बोलना है। You have to make sure that whenever you give your answers, you should be able to deliver your answers in details. Now if I ask you where are you from, you have to say I'm from Karnal, Haryana. It is equidistant from Chandigarh and Delhi. It is a small city in Haryana and it is famous for chole bhature. सी, मैंने एक लाइन में नहीं बोला, मैंने अपनी जगह को 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी आस्किंग कि मैम ऐसा क्या जरूरत है, उसने तो सिर्फ यही पूछा था ना कि हम कहाँ से हैं। whenever you are able to provide more than what is required, this means कि एक तो you have a knowledge, second आपके पास ideas हैं, तभी आप convey कर पा रहे हो, थर्ड सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये मेरे में इंटरेस्टेड है। नहीं तो सामने वाले को लगेगा कि क्या एक एक लाइन के आंसर्स दे रहा है, he or she seems to be disinterested, he is not very interested in the communication, right? आ रहा है समझ में? So you have to make sure that whenever you deliver your answers, they should not be brief. You should deliver your answers in details. तो इससे क्या होगा ना कि आप कॉन्वर्सेशंस कंटिन्यू कर पाओगे। जैसे आप मान लेते हैं कि आपने अपना आंसर कंप्लीट कर दिया, तो नाउ इट इज योर टर्न टू आस्क द अदर पर्सन वेयर यू आर फ्रॉम एक्चुअली। सो नाउ द अदर पर्सन विल गिव यू दैट आंसर, और फिर आप उससे रिलेट जो उसने बोला ना उसके कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ लो। लाइक अगर उसने नहीं बताया तो व्हाट इज फेमस फॉर, यू कैन आस्क व्हाट एग्जैक्टली इज योर सिटी फेमस फॉर। This means that you are really interested in the conversation that is going on. So ये कुछ basic rules of speaking है, कुछ basic etiquettes and that we should apply. English में तो करना ही है, normal day to day life में भी you can actually implement, right?
दिस विल ऑल्सो हेल्प यू जनरेट मोर आइडियाज। जब आप ज्यादा एक दो लाइन से ज्यादा आंसर्स डिलीवर करोगे तो आपके दिमाग में और कुछ कुछ चीजें आएंगी कि मैं और क्या बोल सकता हूँ, राइट? चलो फिर आगे करते हैं। अब अब आपको क्या करना है कि अब आपको रूल्स पता चल गए हैं, राइट? मैंने आपको कुछ दो तीन बेसिक रूल्स करे हैं, बताए थे अभी। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट? नाउ विल बी आस्किंग मैम प्रैक्टिस करें कैसे, व्हाट इज द वे दैट वी कैन प्रैक्टिस? सो विल यू डिस्कसिंग सम प्रैक्टिकल वेज ऑफ एक्चुअली एनहांसिंग योर स्पीकिंग स्किल्स। फर्स्ट तो ये है कि यू कैन फाइंड अ स्पीकिंग पार्टनर, ठीक है? आप अपने ग्रुप में से कोई भी फ्रेंड के को ले सकते हैं साथ में, एंड यू कैन डिस्कस विथ योर पार्टनर कि चल यार आज हम कुछ डिस्कस करते हैं, किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने एक सेशन में डिस्कस किया कि यार चल आज बता हाउ इज द वेदर, तो उस पर आपने थोड़ी बात कर ली। कल आपने बात कर ली कि लंच में क्या बनाया था, तो उस पर थोड़ी इलेबोरेट बात कर ली। आज क्लास में क्या हुआ था, तो उस पर थोड़ी इंग्लिश में इलेबोरेट बात कर ली। लेकिन a time will come when you will fall short of topics, right? So I have given you a link, like I have given you a website that will actually give you a list of topics that you can actually discuss with your partner. So that is esldiscussions.com, और वो आपको भी बताएगा कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, सामने से वो क्या क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछ सकता है। सो द वन वे इज टू प्रैक्टिस विथ योर स्पीकिंग पार्टनर, बट नॉट एवरी टाइम वी कैन कम अप विद अ पार्टनर, राइट? सबके अपने टाइम शेड्यूल्स होते हैं, समटाइम्स द फ्रेंड्स आर बिजी, हम नहीं कर पाते हैं कोऑर्डिनेट। देन द अदर स्ट्रैटेजी इज which students actually say is not feasible for them, but I'll say that it is actually feasible to you. I'll explain how. You can practice at home, ठीक है? नाउ हम दिन में अपने दिमाग में कितनी चीजें सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वी कीप ऑन टॉकिंग टू आवरसेल्व्स। तो यार जब आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज दैट इज कमिंग टू योर माइंड, ठीक है? अब उसकी लिस्ट बना लो। थिंक, अब पहले आप दिमाग में सोच रहे थे, अब आपको कैसे सोचना है? बोल के सोचना है, सिंपल सी बात है। अब पहले आप दिमाग में सोच रहे थे, वही आइडियाज को ना आप बोल के कन्वे कर लो अपने आप को, सिंपल एंड इन इंग्लिश। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम देखो हमें तो पता नहीं चलेगा कि हम ठीक भी बोल रहे हैं गलत भी बोल रहे हैं, हमें तो कोई ठीक करने वाला नहीं है, राइट? आई गेट इट। This is a very very practical problem that nobody will be able to understand you, and this is what my students also say to me at times कि मैम अगर हम बोल रहे हैं तो हमें कोई रेक्टिफाई करने वाला नहीं है। अच्छा, what is the meaning of rectify? Another vocab word, quickly rectify. करेक्ट, करेक्ट। रेक्टिफाई मतलब देर इज नो बडी टू मेक करेक्शन, हमें कोई बताएगा ही नहीं हाउ हाउ कैन वी एक्चुअली करेक्ट। सी, लर्निंग इंग्लिश इज अ प्रोसेस, ठीक है? एक प्रोसेस है, आप उसको ना इंजॉय करो। जरूरी नहीं कि कोई गलती हो रही है होने दो, कुछ नहीं बोल पा रहे हो कुछ तो बोलोगे, राइट? सो उसको ना इंजॉय करके करो। अगर उसको आप पढ़ोगे ना कि यार ये तो मुझे करनी करनी है, इंग्लिश सीखनी है, वो नहीं होगा। ओवर द टाइम जो गलतियां आप आज नहीं पहचान पा रहे हो, खुद की प्रैक्टिस से, खुद की रीडिंग से, खुद की ही लिसनिंग स्किल्स से आप वो धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर दोगे। सो जस्ट इम्प्लीमेंट एज ऑफ नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, धीरे धीरे यू विल बी एबल टू इम्प्रूव, ठीक है? अच्छा, मान लेते हैं जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अच्छा, टेल मी द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल। अनदर vocab word, hypothetical, इमेजिनरी, गुड। सो इमेजिन आपकी फ्रेंड आपके घर पे आई है और वो पूछ रही है यार आज आज यू सीम टू बी सैड, आज क्या हुआ, व्हाट डिड यू डू? आप उसको इमेजिन करो कि वो आपके सामने बैठी है, एंड देन स्टार्ट टॉकिंग टू दैट इमेजिनरी फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है? मिक्स योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी, जितने सेंटेंसेस बना सकते हो मेक दो सेंटेंसेस, एंड यू जस्ट हैव टू से अलाउड। आप अपनी फ्रेंड से जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करते हो, यू हैव टू मेक दैट सेम कॉन्वर्सेशन, बट हियर आर टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड नॉट एनी अदर लैंग्वेज, ओके? अच्छा, ये भी नहीं हो रहा है, मान लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ओवर द टाइम दैट यू आर एबल दैट कि क्या गलतियां हो रही है और आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। द अदर थिंग इज दैट यू रिकॉर्ड योर ओन वॉइस, ठीक है?
so that you are able to listen to it afterwards and you can actually recognize कि यार यहाँ पे ना टेंस गलत हो गया था, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जा नहीं रहा है, सो मे बी आई कैन रिप्लेस द वर्ड नेक्स्ट टाइम आई स्पीक. तो ऐसे कॉन्शियसली यू हैव टू ट्रेन योर माइंड बट इन इंग्लिश. अभी तो सोशल मीडिया आ गया, राइट? वी हैव यूट्यूब चैनल्स, वी हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर. सो I have heard people saying that they are comfortable talking in class, but they're not in comfortable speaking in front of the camera. But of course, आप क्या कर सकते हो, आप अपना घर पे कैमरा लगाओ, उसे रिकॉर्ड करो. इससे क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू सी योर नॉन वर्बल क्यूज. What do I mean by non-verbal cues is when I'm speaking, I'm also using my hands. ठीक है, मेरे कोई facial expressions है, मैं आई कैसे blink कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं इधर उधर नहीं देख रही हूँ, right? When I'm speaking to you, I'm seeing in your eyes, right? So you have, तो ये कैमरा बता पाएगा जब आप रिकॉर्ड कर पाओगे अपने आप को कि हाउ इज योर पोस्टर, आपका बॉडी पोस्टर कैसा है, ऐसे करके बात नहीं कर रहे हो, ऐसे तो नहीं देख रहे हो, ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं करना व्हेन यू आर speaking. These are the basic etiquettes, these are the basic soft skills that you need to learn. Anything, any doubts up until now? All clear? I hope I am making sense to you, right? Great. All clear. Okay. चलो, अब हम डिस्कस करते हैं रीडिंग. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो रीडिंग में भी आपको वही सब पढ़ना है. मे बी मान लेते हैं कि यू आर रीडिंग अ बुक ऑन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, जर्नल्स पढ़ रहे हो, कोई कॉमिक बुक्स पसंद है, कोई फिक्शनल बुक्स पसंद है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना पसंद है, बायोग्राफी पढ़ना पसंद है, कैंपस नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, एडल्ट फिक्शन पढ़ना पसंद है, इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एस कर सकते हैं अपनी रीडिंग को. तो मैंने कैसे कंपेयर किया रीडिंग को, मैंने कंपेयर किया रनिंग के साथ अभी, और मैं इसके बारे में बताऊंगी कि वाई हैव एक्चुअली कंपेयर्ड रीडिंग विथ रनिंग. तो जब हम रनिंग के लिए जाते हैं तो हम डायरेक्टली रन करने नहीं चले जाते हैं, राइट? वी डोंट गो, हम डायरेक्टली रन नहीं करते हैं, हम पहले वार्म अप करते हैं, वी डू सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग्स, है ना, हम थोड़ा जंप करते हैं, थोड़े पुशअप्स करते हैं थोड़ा, एंड देन वी स्टार्ट रनिंग. और उसके बाद भी जब हम कूल डाउन करते हैं तो मे बी कूल डाउन करने के लिए भी हम एकदम से चलना नहीं छोड़ देते हैं, रन करना छोड़ देते हैं, बट देन वी कीप ऑन वॉकिंग. ठीक है, अगेन वी स्टार्ट डूइंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस व्हाइल वॉकिंग सो दैट वी कैन एक्चुअली काम आर हार्ट बीट्स. ठीक है, जो हमारा हार्ट बीट एकदम रेस कर रहा होता है बिकॉज ऑफ रनिंग, तो हम काम डाउन कर जाते हैं. सिमिलरली रीडिंग भी ऐसे ही है कि पहले हमें थोड़ा वार्म अप करना है, फिर उसको रीडिंग करना है, और फिर उसको थोड़ा कूलिंग टाइम देना है. ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी कि ये रीडिंग टेक्निक आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वाइल रीडिंग. एंड बाय रीडिंग आई मीन एनीथिंग, इफ यू आर रीडिंग रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स और एनीथिंग, कुछ भी आप पीएचडी करने भी चाह रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो कैसे आप अपनी रीडिंग को, आप अपनी रीडिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हो. ओके okay. चलो, अब मैंने एक टॉपिक लिया है. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, मेक रीडिंग इजी. इसको मैं कौन सा मेथड कहती हूँ, KWL. ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करती हूँ वेन एवर आई एम रीडिंग समथिंग. ठीक है, दैट इज KWL. नाउ व्हाट डज K एक्चुअली स्टैंड फॉर? K स्टैंड्स फॉर नो, W stands for want to know and L stands for learn. नो मतलब मैं क्या जानती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, मान लेते हैं आई एम रीडिंग अ बुक ऑन आइंस्टाइन. ठीक है, एक बायोग्राफी में पढ़ रही हूँ आइंस्टाइन के ऊपर. अब मैं उनके बारे में क्या जानती हूँ, कुछ तो जानती होंगी ना, कुछ तो मैंने अपनी लाइफ में सीखा होगा, बचपन में टीचर से सुना होगा या फिजिक्स टीचर से सुना होगा या खुद कभी रीड कर लिया होगा. तो मुझे पता है कि उसको लोग कहते थे कि ही इज अ क्रेजी, ही इज मैड, मतलब उसको लोग ऐसे डिफाइन करते थे कि ही इज अ क्रेजी बीइंग. ठीक है, और एट द सेम टाइम, ये तो अब तुम बोलोगे एक टाइम को हम पागल भी कह रहे हैं और एक टाइम को जीनियस भी कह रहे हैं, तो अक्सर जो लोग ज्यादा जीनियस होते हैं ना उनको लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो उनको क्रेजी का नाम दे देते हैं. ठीक है, ही वाज नॉट एक्चुअली क्रेजी, ही वाज एक्चुअली अ जीनियस. ठीक है, तो ये एक ऑक्सीमोरोन है कि मैंने क्रेजी और जीनियस साथ में लिखा है. बट ऑक्सीमोरोन क्या होता है, चलो ये बताओ. एक फिगर ऑफ स्पीच है, जब आप पोइट्री पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, तो उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच आती है ऑक्सीमोरोन. सुना होगा आप सबने.
अच्छा, ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है जब हम कोई कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड साथ में यूज करते हैं। अब एक तरफ हम उसको पागल कह रहे हैं और एक तरफ हम उसको जीनियस बोल रहे हैं, क्रेजी जीनियस। कोई बंदा जीनियस क्रेजी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसी को हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं, व्हेन वी यूज कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स एट द सेम टाइम। ठीक है। अब मैं और क्या जानती हूँ कि वो साइंटिस्ट था, और मैंने ये भी सुना है कि आइंस्टाइन वाज ही यूज्ड टू राइट मेनी काइंड ऑफ लव लेटर्स, ही वाज अ वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन बाय नेचर। ठीक है। ही वाज अ साइंटिस्ट अगेन। क्या पैराडॉक्स है, ही वाज अ साइंटिस्ट बट देन अगेन एट द सेम टाइम साइंटिफिक था, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज वेरी इमोशनल। ठीक है। ही यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ लव लेटर्स। और ये तो सबने ही सुना है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, राइट। अब मुझे पता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है। अब मैं जब मैं रीडिंग करने बैठूंगी ना उस बुक को, तो मैं उसकी बुक में ये जरूर जानना चाहूंगी कि यार E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से वो कहना क्या चाहता है। ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे उसके बारे में और कोई डिटेल्स नहीं पता है। तो पहले लिस्ट बना लो कि आपको उस ऑथर के बारे में क्या पता है, उस टेक्स्ट के बारे में क्या पता है, उसकी बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी जो चीजें आपको पता है वो आप लिख लो। ठीक है। जब आप रीड करने बैठो, आप उन चीजों को दिमाग में रखो कि हाँ यार E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, लेकिन है क्या, और इसने डिस्कवर कैसे किया, हाउ डिड ही एक्चुअली डिस्कवर दिस। कुछ तो किया होगा ना, तभी पता चला कि भाई E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अच्छा, नाउ अब मुझे नहीं पता, मैं फिजिक्स से तो हूं नहीं, तो भाई ये थ्योरी यूज कैसे की जाती है, इन विच प्लेसेस इट इज एक्चुअली रेलेवेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आप जानना चाहते हो, तो जब आप रीडिंग करने बैठोगे तो आपको पता है कि यार ये चीजें हैं जो मुझे पता करनी है। अच्छा, अब लोग ये भी कहते हैं कि यार फेल हो गया था वो मैथ में। अच्छा, तो अब आप ये भी जानना चाहते हो कि अब वो एक्चुअली फेल हो भी गया था या नहीं हुआ था मैथ में। तो ये था ये चीजें जो आपको पता है, ये चीजें जो आप जानना चाहते हो। जब आपने पढ़ ली बुक और आपको इसके आंसर मिल गए, ठीक है, बुक पढ़ ली आपने, फिर से अपने नोट्स बनाए कि यार उसकी ना बहुत बार शादी हो गई थी, ही मैरिड मल्टीपल टाइम्स एंड ही डिडंट फेल हाई स्कूल मैथ, मतलब उसने मैथ्स में वो फेल नहीं हुआ था। और आपको पता चला कि ही वाज बोर्न इन जर्मनी, लेकिन ही वाज एक्चुअली अ स्विस सिटीजन, उसको सिटीजनशिप स्वीडन स्वीडन की स्विस की मिली थी, सो ही वाज अ स्विस सिटीजन। तो ऐसे आप अपनी रीडिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हो विथ KWL, जो आपको पता है, जो आप जानना चाहते हो, और टेक्स्ट पढ़ने के बाद जो चीजें आपने लर्न कर ली हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज ना सिर्फ पेपर पे नहीं रहनी चाहिए। आई वांट कि जितने भी बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, ये उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। गिव मी अ थम्स अप अगर आप इसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। चलो डिस्कस करते हैं आज की हमारी लास्ट स्किल, जिसे हम क्या कहते हैं, राइटिंग स्किल्स। ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स में ना बहुत सारी चीजें टू डिस्कस, की कोहेरेंस कैसे करें, स्ट्रक्चर कैसे करें, ओपनिंग पैराग्राफ कैसे बनाए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे बनाए, जो पैराग्राफ 1 है पैराग्राफ 2 है उसको कैसे अरेंज करें, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग क्लासेस। आज मैं जो चीज बताऊंगी आई विल बी डिस्कसिंग कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको अपने क्वेश्चन को अगर यूज करना है अपने आंसर में, तो आप कैसे पैराफ्रेजिंग की टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है। विच इज पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको अपना आंसर बिगिन करना है, तो आप उसी क्वेश्चन को दूसरे वर्ड्स में कैसे पुट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पेपर में एक ऐसे आया है। ठीक है। आपको लिखना है किस टॉपिक पे, एजुकेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, राइट। तो अब you will be asked कि do you agree education is a single most important factor in the development of a country. Yeah, they can also ask you in a way, to what extent education is a single most important factor in the development of a country. What I have observed while checking the answers of my student is कि वो directly they start with I agree that education is a single most important factor in the development of a country because they're using the same sentence pattern, they're using the same vocabulary, just दो words ऐड कर दिए उन्होंने यहाँ पे, I agree और एक conjunction लगा दिया because, बस। उसके अलावा जो सेम आंसर बिगिन करने का तरीका है, दे हैव यूज्ड द सेम वर्ड्स। डू यू थिंक दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी टू बिगिन योर आंसर विथ?
ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप सेम ही वर्ड्स यूज कर रहे हो तो सामने वाले एग्जामिनर को लगेगा कि यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी ऑफ योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, यू डू नॉट हैव एनी वोकैबुलरी, आप वर्ड्स को ट्विस्ट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, आपको उनकी पोजीशनिंग चेंज करनी नहीं आती है। तो आपने एग्जैक्टली वही वही जो क्वेश्चन में लिखा था एग्जैक्टली वही सेम वर्ड बाय वर्ड वही सेम चीज आपने वहां पे प्रोड्यूस कर दी है, which is absolutely wrong. So what do I mean by paraphrasing the question is you have to change the words. जो भी vocab given है उसके synonyms यूज करने हैं. Now what I actually mean by synonyms is using words, different words but same meaning, right? You have to use different sentence structure but you have to make sure that you keep the original meaning. आपको मीनिंग नहीं चेंज करना है, मीनिंग सेम रहना चाहिए जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हो, राइट? अगेन ऐसे पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि मैंने कैसे वर्ड्स को चेंज किया. मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकली हाउ आई हैव एक्चुअली चेंज द वर्ड्स विद द सिनोनिम्स, राइट? Education is the single most important factor in the development of a country. Now, अब देखो आप अंडरलाइन कर लो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप अंडरलाइन कर लो कि आई कैन चेंज इंपॉर्टेंट, आई कैन चेंज फैक्टर, आई कैन चेंज डेवलपमेंट, आई कैन चेंज कंट्री. ऑफ कोर्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है लाइक द आर्टिकल्स दैट कैन रिमेन द सेम, लेकिन जो नाउन है वर्ब है आप उनकी एडजेक्टिव्स हैं उनकी पोजीशनिंग और उनकी वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, राइट? तो मैंने इंपॉर्टेंट की जगह पे क्या यूज कर लिया? सिग्निफिकेंट, असेंशियल. एजुकेशन इज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. एक वर्ड मैंने रिप्लेस किया. अब मैं दूसरे वर्ड पे आती हूँ. मैंने फैक्टर को क्या सोच सकती हूँ? अच्छा, ये वोकैबुलरी आपको धीरे धीरे एनहांस करनी है. दैट इज व्हाई आई से यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ reading, otherwise you'll not be able to produce answers in the right format or using right vocabulary or using correct sentence structure. So factor की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? aspect, element, role या फिर part. डेवलपमेंट की जगह पे क्या लिख सकते हो? एडवांसमेंट, प्रोग्रेशन, एवोल्यूशन. और कंट्री की जगह पे क्या यूज कर सकते हो? नेशन. तो ऐसे आप वर्ड बाय वर्ड पहले चेंज करो सिनोनिम्स से, ठीक है? तो आपका एक पार्ट ठीक हो गया. अब हम देखते हैं कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं. तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं? हम वर्ब्स को नाउन्स बना सकते हैं या फिर नाउन्स को वर्ब्स बना सकते हैं, नाउन्स को एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं नाउन्स के साथ, सो दैट हम अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्ड है डेवलपिंग तो आप उसको डेवलपमेंट में बदल सकते हो, राइट? अगर एक वर्ड है टेक्नोलॉजी तो आप उसको बोल सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. तो ऐसे आप अपनी रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वर्ड्स को. वर्ब्स को नाउन्स में कर दो, नाउन्स को वर्ब्स में कर दो. तो आपने फॉर्म, जो एक वर्ड का फॉर्म था, जो एक बेसिक फॉर्म होता है, जो उसका एट्रीब्यूट था, वो आपने चेंज कर दिया. अगेन बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वर्ड ऑर्डर भी चेंज कर दो. जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में ही आपको लिखना है. पहले तो मैंने बोला कि सिनोनिम से रिप्लेस करो, दूसरा मैंने बोला वर्ब्स को नाउन्स में कर दो, नाउन्स को वर्ब्स में कर दो, या फिर एडजेक्टिव साथ में यूज कर लो. थर्ड मैं बोल रही हूँ कि आप वर्ड ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो. क्वेश्चन में था एजुकेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. मैंने क्या किया? मैंने इस वाले पार्ट को फर्स्ट पार्ट बना दिया. द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट, मैंने इसकी भी चेंज कर दी पोजीशनिंग. डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री की जगह पे लिख दिया नेशंस डेवलपमेंट इज एजुकेशन. है ना इजी? कर दिया ना मैंने चेंज. मैंने सेम भी नहीं लिखा और मैंने उसकी पोजीशनिंग भी चेंज कर दी. मैंने सेकंड वाले पार्ट से शुरू कर दिया. द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज एजुकेशन. तो इससे क्या पता चल रहा है सामने एग्जामिनर को कि हाँ यू आर एबल टू प्रोड्यूस आंसर्स इन योर ओन वे. आपको पता है कि आप कैसे सेंटेंसेस के साथ खेल सकते हो टू प्रोड्यूस योर ओन सेंटेंसेस बट इन अ डिफरेंट वे बट विद द सेम मीनिंग, ठीक है? तो लास्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसेशंस. कंसेशंस. अब कंसेशंस का मतलब है इसमें हम दो ओपिनियन देते हैं, ठीक है?
इससे सामने वाले को पता चलता है कि आपको ये भी पता है कि आप सिर्फ अपना पॉइंट नहीं रख रहे हो, आप ये बता रहे हो कि मेजोरिटी क्या बिलीव कर रही है, ठीक है। सो पुटिंग टू ओपिनियंस इन द सेम सेंटेंस, ओके, द फर्स्ट वन ओपिनियन विल बी पीपल मेजरली क्या बिलीव करते हैं उस टॉपिक को लेके, एक आप क्या सोचते हो इस टॉपिक को लेके, उसे हम कहते हैं कंसेशंस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन क्या था, education is a single most important factor in the development of a country। मैंने कैसे आंसर शुरू किया, अच्छा, देर आर इस सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज हैं, ठीक है। मैं क्लॉजेज अपने लेटर पार्ट में जब हम ग्रामर करेंगे तब बताऊंगी कि व्हाट आर क्लॉजेज। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ ग्रामर एज ऑफ नाउ, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे दो ओपिनियन हमने कैसे पुट करे। अच्छा, ऑल्दो क्या है, ऑल्दो एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है, एक ट्रांजिशन वर्ड है जो बता रहा है कि एक सेंटेंस तो ये है, ठीक है, और एक सेंटेंस ये है, देर आर टू डिफरेंट क्लॉजेस, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, although many people would argue that the economy is the most important factor in the nation building, आपने मेजोरिटी का ओपिनियन दे दिया although से स्टार्ट करके, ठीक है। अब आप कॉन्ट्रास्टिंगली अपना बता रहे हो कि मेरे हिसाब से आई थिंक एजुकेशन हैज अ फार ग्रेटर इम्पैक्ट। so it is basically putting two different opinions in one sentences using the technique of concession, right? तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आप अप्लाई कर सकते हो टू मेक योर रीडिंग बेटर, स्पीकिंग बेटर, लिसनिंग बेटर, ओके। तो कंसेशंस किया अभी हमने, चेंजिंग वर्ड ऑर्डर किया, चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर किया, सिनोनिम्स किए। इससे क्या कर सकते हो आप, पैरा, ये याद रखना, वी आर ओनली डिस्कसिंग पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चंस, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट डोमेन दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन लेटर क्लासेस कि कैसे यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर्स बेटर। So that's it for this class. I hope you enjoyed this session, and ऐसे ही keep smiling, and you'll be able to achieve great things in life. I hope you enjoyed the session. Next class, I'll be definitely informing you. Any doubts? Anything you wish to ask? Concession is a technique, Ashu, wherein you put दो अलग अलग ओपिनियन जब आप उसमें पुट करते हो उसको हम कंसेशन कहते हैं। वो वाला कंसेशन नहीं है ये, डिस्काउंट वाला कंसेशन इज नॉट, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हेन यू पुट टू डिफरेंट ओपिनियंस इन वन प्लेस। ओके, सो ऋतिक, जैसे मैंने बोला लास्ट स्लाइड में, अगर मैं देखती हूँ, मैंने बोला एजुकेशन इज, क्वेश्चन क्या था, एजुकेशन इज अ सिंगल, हाँ ये जो लेक्चर है दिस दिस विल बी ऑन यूट्यूब। एजुकेशन इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब मैंने वुड आर्ग्यू दैट बाकी लोग क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी इज द मेजर फैक्टर। मैंने उनका व्यू भी बता दिया, लेकिन मैंने अपना व्यू बताया कि मेरे हिसाब से तो एजुकेशन ग्रेटर इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो आई एम पुटिंग टू डिफरेंट ओपिनियंस। लोग कह रहे हैं इकोनॉमी बेटर है नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन डेवलपमेंट के लिए, नेशन प्रोग्रेशन के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन इज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। ओके, okay then, bye bye, take care, good night, have a great day, see you.